आज हम हिंदुस्तान न्यूज़पेपर की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं वो देखेंगे और उनसे जुड़े हुए प्रीलिम्स और मेंस के जो क्वेश्चन संभावित है वो हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम चर्चा शुरू करते हैं। आज की जो पहली न्यूज़ आ रही है वो आ रही है कि स्वामित्व योजना को लेकर। स्वामित्व योजना एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कुछ राज्यों में शुरू की गई थी। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि इसको हम राष्ट्रीय स्तर पर देश में लागू करेंगे। ये जो योजना है इसका संबंध है ग्रामीण इलाकों में लोगों की जो संपत्ति है उसके डिजिटलाइजेशन को लेकर, ताकि उनके डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर रहेंगे तो उन्हें लोन आदि के लिए आसानी रहेगी और सरकार को भी प्रॉपर्टी कर या हम के संपत्ति कर आदि के वसूलने में काफी स्पष्टता या ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी। तो ये योजना को लेके पूरी न्यूज आ आई है और प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये जो संपत्ति को लेके स्वामित्व योजना है इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ताकत मिलेगी। ग्रामीण लोग जो अभी तक अपने जरूरतों के लिए लोन आदि के लिए या उधार लेने के लिए साहूकार या किसी तीसरे पर्सन पर निर्भर थे, हम कहें कि नॉन इंस्टीट्यूशनल या हम कहें गैर संस्थागत तरीकों पर निर्भर थे, वो उनकी निर्भरता खत्म होगी और उनकी संपत्ति असल रूप में उसका उनको बैंक आदि के ऋण के रूप में लाभ भी होगा। और इसी बात पर प्रधानमंत्री कहा है कि इससे ग्रामीण मजबूत होगी। साथ में ग्रामीण इलाकों में सरकार को कर आदि वसूलने में मदद मिलेगी। उन कर के माध्यम से ग्रामीण लोगों के लिए बुनियादी सुविधाएं जुटाना आसान हो पाएगा। तो ये सारी चीजें हैं इस योजना को लेकर। ये योजना शुरू की गई थी बिहार में लास्ट ईयर राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में। आपको बताना है कि नेशनल पंचायती दिवस या डे कब बनाया जाता है, किस दिन बनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने पूरा नाम बोला नहीं है, बट ये है कि लास्ट ईयर बिहार शुरू की गई थी। और ये योजना जो शुरू की गई थी स्वामित्व योजना, ये एमपी, यूपी, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा और कर्नाटक के कुछ जिलों में एक पायलट स्कीम के रूप में शुरू की गई थी और इसके तहत लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड दिए जाएंगे। भविष्य में इसको पूरे इंडिया में लागू किया जाएगा। तो यही बात लिखी है कि किसी से ब्याज आदि के लिए उनको उधार लेने के लिए ऊंचे ब्याज देनी पड़ेगी, वो बैंक आदि से इसको ले पाएंगे। तो ये कुछ स्कीम के बारे में जानकारी हो गई। एक और चीज कि माननीय सीएम ने ये कहा कि इससे जो हमारे ग्रामीण लोग हैं उनकी प्रॉपर्टी का एक तरह से रिकॉर्ड मेंटेन होगा और इस तरह से जो हम पिछले कुछ समय से लगातार रूरल वेलफेयर के लिए डिफरेंट चला रहे हैं उसी दिशा में ये भी एक प्रयास है। माननीय सीएम ने यह कहा कि स्कीम में एमपी को ही पीएम साहब ने संबोधित किया था, एमपी से ही वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात की थी एमपी के लोगों से। तो यहाँ पे उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, मुद्रा योजना, इनका जिक्र भी किया था माननीय सीएम ने इसी बैठक के दौरान। उन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना से चूल्हों के धुएं से लोगों को मुक्ति मिली है, जनधन योजना से लोगों के बैंक खाते खुले हैं और मुद्रा योजना से लोगों को कर्ज मिला है। तो ये असल में रेगुलर न्यूज़पेपर में हमने पहले ही पढ़ा हुआ है इन तीनों योजना का सिग्निफिकेंस क्या है। आप यदि हम हमारे चैनल में जाएंगे तो वहाँ पे उज्ज्वला योजना को लेकर मैंने बाकायदा डिस्कशन किया। मैंने ये भी कहा कि उज्ज्वला योजना की कुछ लिमिटेशन रही हैं, ठीक, लेकिन ये इस तरह से ग्रामीण इलाकों में सरकार के द्वारा जो सार्थक प्रयास किए जाते हैं उस दिशा में ये स्कीम भी महत्वपूर्ण है। चलिए अगली न्यूज़ पर आते हैं। अगली न्यूज़ आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने त्योहारों के दौरान पटाखों को लेके कुछ गाइडलाइन जारी करी थी, लेकिन अभी भी उनके क्रियान्वयन में बाधाएं आ रही हैं। तो कल सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और कहा कि नीतियां तो बन जाती हैं लेकिन उसको लागू नहीं किया था। मुख्य समस्या प्रतिबंधों को लागू करने को लेके है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हमने इतना प्रतिबंध ला रखे हैं पटाखे आदि को लेकर, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि लोग बेरियम जो केमिकल है उसको स्टॉक कर रहे हैं, जिसका इस्तेमाल आमतौर पर पटाखों के लिए किया जाता है, जो क्रैकर्स मैन्युफैक्चर वो लोग करते हैं। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इसको तेज लागू किया जाए, जल्दी हमें इसकी जानकारी दी जाए। अगली न्यूज आ रही है, परिधान पटाखों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट की बैठक में पीएम मित्र योजना बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए। टेक्सटाइल सेक्टर भारत में एक बड़ा सेक्टर है लोगों के रोजगार देने के लिए, लेकिन पिछले कुछ समय से इस टेक्सटाइल सेक्टर में हमको बांग्लादेश भी छोड़ दिया था। वापस सरकार टेक्सटाइल सेक्टर में इंडिया को आगे लाने के लिए ये पीएम मित्र योजना लेके आ रही है और इसमें 7 मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क देश में बनाए जाएंगे स्कीम तहत। और सरकार लगातार टेक्सटाइल जोर दे रही है, यही बात इसमें लिखी हुई है ना। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देंगे और स्कीम जो है ये बुधवार शुरू की गई है। तो ये कुछ जानकारी होगी। इसमें जो सरकार सपोर्ट कर रही है टेक्सटाइल सेक्टर को, उसमें ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड न्यूज में नहीं है, बट क्योंकि द हिंदू में था और इसके बाद जिसमें द हिंदू डिस्कशन करूंगा तो बता देता हूं कि 2 तरह के इसमें सपोर्ट रहेंगे, ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड यूनिट्स दोनों को।
ग्रीन फील्ड मतलब वो यूनिट जो नए बिल्कुल पार्क बन रहे हैं वो, जो पुराने हैं उन्हीं को हम वापस से तकनीक आदि के माध्यम से मॉडर्नाइज करके यूज करेंगे। बाकी हम द हिंदू के डिस्कस देखेंगे क्या क्या इसके बारे में। हिंदुस्तान में क्यों लिमिटेड इन्फॉर्मेशन थी, बट आपको बताना चाहिए कि ये पीएम मित्र योजना, मित्र मतलब मेगा टेक्सटाइल इस तरह करके है पूरा इसका मतलब, तो ये बताना चाहिए आपको। अगला है कि देश में बिजली संकट तेजी से बढ़ रहा है। कल ही हमने देखा कि हमारे जो थर्मल पावर प्लांट हैं उनके पास कोल्ड स्टॉक बहुत तेजी से खत्म होते आ रहा है, और ये त्यौहार का सीजन है, इकोनॉमी कोविड-19 की लॉकडाउन वापस खुली है, और इंडिया के अंदर बहुत तेजी से एनर्जी की डिमांड बढ़ रही है। एनर्जी डिमांड पूरा करने के लिए हमारे पास जो अभी पुनः उपयोगी ऊर्जा के स्रोत है, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा आदि बहुत सीमित लिमिटेड है, तो कहीं ना कहीं हमें कोल आदि पर हमारी जो निर्भरता है उसे अभी बनाए रखना पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी है। और आर्टिकल कहता है कि क्योंकि कोयले की कमी आ गई है, मांग बिजली की बढ़ गई है, तो हो सकता है कि त्योहारी समय में कुछ बिजली की शॉर्टेज हो। फिर उन्होंने वही कल फिगर यूज किया कि देश में इतना हमारे बिजली संयंत्र है और इसमें इतना टन की जरूरत पड़ती है, आज सिर्फ 4 दिन के लिए हमारे पास कोल बाकी है ना। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की रिपोर्ट के मुताबिक 90 से ज्यादा पावर प्लांट पर 4 दिन से कम कोयला बचा है, तो लगातार रिपोर्ट में कह रहे हैं कि कोयला हमारा यहाँ कम हो रहा है। ठीक, तो ये तो कुछ फैशन होगी, लेकिन इसी के सामने कोयला मंत्रालय ने यह कहा है कि हम 3 प्रमुख पहलों पर ध्यान दे रहे हैं। 3 इंपोर्टेंट इनिशिएटिव हम लेके आ रहे हैं। सबसे पहले इंस्टीट्यूशनल जो हमारा सिस्टम है, संस्थागत संचालन व्यवस्था है, उसको हम सुधारेंगे, इस तरह की बाधाएं आगे ना आ पाए। हम पहले से एडवांस में कोयले स्टॉक को रखें और पहुंचाएं, इस पर ध्यान देंगे। लोग और समुदाय तथा पर्यावरण सुधार आदि पे भी हम ध्यान देंगे। कोई देखा गया जहां कोल माइंस है वहां पे एक बड़ा मामला ये फंसा हुआ है कि वहां के स्थानीय लोग उन माइंस के कारण विरोध करते हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, ये भी डिबेट चल रही है, तो इन चीजों को ध्यान दिया जाएगा। और लास्ट में लिखा है इसने कि न्यायसंगत बदलाव के लिए सिद्धांतों पर भूमि के पुनः उपयोग के आधार पर खान को बंद करने की रूपरेखा को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया। तो कई बार देखा गया कि खाने जो शुरू की जाती माइनिंग, उसके बाद जब उसको कोयला निकाल लिया था तो उन खानों को ऐसे ही छोड़ दिया था। तो आगे सरकार ने कहा कि हम भी इसको प्रॉपरली इसको खत्म करेंगे और कोशिश करेंगे कि कोयले के उत्पादन को बढ़ाएं और ऊर्जा की मांग को पूरा करने की कोशिश करें। तो ये एक न्यूज आई थी आज के हिंदुस्तान में। इसी न्यूज से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, एक आर्टिकल एडिटोरियल भी आया है, क्या बिजली संयंत्रों में कोयले की कमी भारी पड़ेगी? बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है। कल भी मैंने आपको बताया था कि इस बार जो हमारे यहाँ कोयले की शॉर्टेज हुई है उसमें कई बड़े कारण हैं। एक तरफ तो अचानक ही डिमांड बढ़ी, वो एक कारण है, और दूसरी तरफ सप्लाई साइड कंस्टेंट जो कहते हैं बाधाएं, वो है। और इन दोनों का कुल जमा परिणाम है कि भारत में कोयले कमी। कोयले कमी का मतलब है बिजली या हमारी जो पावर सप्लाई है उसमें कमी। आर्टिकल की शुरुआत में लेखिका ने कहा है कि भू राजनीतिक, जियोपॉलिटिकल और हमारे मौसमी परिस्थितियां जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसका एक बड़ा कारण है कि कोयले की आपूर्ति में कमी आ गई है। ठीक, आर्टिकल कहता है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी कोयले के दाम बढ़ गए हैं। इसी न्यूज पे एक संपादकीय आज के न्यूज़पेपर में आया है और ये संपादकीय ये आर्टिकल बोलता है कि क्या बिजली संयंत्रों में कोयले कमी भारी पड़ेगी। आर्टिकल में लेखक ने कहा है कि 2 बड़े मेजर कारण हैं जिससे हमारे यहाँ कोयले की समस्या आ रही है। एक तो जियोपॉलिटिकल, भू राजनीतिक जो बदली है, क्वाड, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इनके बीच में बदलाव, और दूसरा मौसम की परिस्थिति बदलाव। हमने देखा इस साल का मानसून एक अलग प्रकार का व्यवहार किया। जिन महीनों में ज्यादा बारिश ऊंची थी, जून और अगस्त में बारिश कम हुई, और सितंबर महीने में बारिश ज्यादा हुई, और फाइनली जो मानसून को लौटने का समय था वो भी काफी लेट रहा। इन सब परिणामों से ये हुआ कि जो हमारी माइनिंग गतिविधियां थी, जो हमारे खनन की गतिविधियां थी, वो बुरी तरह से प्रभावित हुई। एक तो ये। दूसरा, हम देखें कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी कोयले के दाम बहुत तेजी से बढ़े हुए। उसका एक कारण है कि ठंड का मौसम आने वाला है, और जो हमारे उच्च अक्षांश में देश हैं, हाई एल्टीट्यूड्स पे, यूरोप के देश, वहां भी अभी से ही ठंड से निपटने के लिए वो लोग एनर्जी को स्टोर कर रहे हैं। इस कारण से पूरी दुनिया में, और तीसरा ही है कि हम देखें कोविड-19 कारण वर्ल्ड ओवर में इकोनॉमीज ओपन हुई हैं, अर्थव्यवस्था खुली है, और अर्थव्यवस्थाएं जो खुली हैं इससे मांग बहुत तेजी से बढ़ी है, और इस कारण से भी बिजली की कमी हम देख पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं। तो ये सारी बातें हो गई। यहाँ पर ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं। अचानक वृद्धि हुई, गर्मी की वजह से मांग बढ़ रही है, मानसून से कारण आपकी गतिविधियां प्रभावित हुई, है ना, कोयले का उत्पादन घट गया, ये सब बात। तीसरा एक बड़ा कारण है कि भारत में अभी भी अक्षय ऊर्जा, मतलब ऐसे ऊर्जा के स्रोत जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा,
सोलर एनर्जी, पवन एनर्जी, वो भी अभी इतना सफिशिएंट नहीं है कि हमारी एनर्जी नीड्स को फुलफिल कर पाए। हमारी तो बात अलग है, जो डेवलप कंट्रीज यूरोप के, वो भी उन पर बहुत डिपेंड नहीं है। रिसेंटली पढ़ी कहती है कि उन्होंने भी अपनी एनर्जी नीड्स को फुलफिल करने के लिए गैस और साथ में कोयले को प्रायोरिटी दी है। हमने देखा भी कुछ दिन पहले कि गैस को लेकर किस प्रकार जर्मनी, यूक्रेन आदि विवाद चल रहा है रशिया को पाइप बनाने के लिए, गैस और ऑयल और गैस के लिए। तो ये सारी चीज पहुंची आपको, लिमिटेड दिक्कत है, कार्बन टैक्स लगा हुआ है वहां पे, उसके बावजूद वो कोयले पे खर्च कर रहे, कोयला कंपेटिवली गैस के सस्ता पड़ता है। तो ये कुछ बातें ऐसे जो महत्वपूर्ण है। फिर तीसरा हमने देखा कि चीन का एग्जाम्पल, चीन के पास भी बिजली की संकट है और चीन ऑस्ट्रेलिया से नहीं ले रहा है। चीन के यहाँ बढ़ती हुई डिमांड से उसने बाकी देशों को खरीदना शुरू किया, तो चीन के कारण वर्ल्ड ओवर में जो कोल है उसके दाम बढ़ गए। फाइनली यदि आर्टिकल कहता है कि यदि ये दाम बढ़ते हैं या बिजली की आपूर्ति सप्लाई शॉर्ट होती है तो इसका एक बड़ा परिणाम होगा ग्रामीण क्षेत्रों पे, और ग्रामीण क्षेत्रों में जो कृषि गतिविधि है वो इस संकट से सबसे बुरी तरह से प्रभावित होगी। आर्टिकल कहता है कि हमारे कोल इंडिया के सामने दो बड़ी मुश्किलात हैं। एक हो तो उन्हें एनवायरनमेंट देखते हुए कोयले के उत्पादन को, कोयले के उपयोग को कम करना है, और दूसरी तरफ हमारे यहां अभी भी अक्षय ऊर्जा के सीमित स्रोत होने के बावजूद हमें ऊर्जा की जरूरत है, उसे पूरा करने के लिए कोयले की आवश्यकता है। इस प्रकार का द्वंद्व बना हुआ है। आपको कारण पता होना चाहिए। सीधा क्वेश्चन मेंस में आएगा कि क्या क्या कारण है कोल संकट के। तो एक क्वेश्चन मेंस का हमने यहां डिजाइन किया है इसी टॉपिक से, वो ये कि भारत में हाल ही में कोयले की आपूर्ति की कमी के कारण विद्युत आपूर्ति में समस्याएं आई हैं। इस कथन के आलोक में भारत में कौन से कदम उठाने चाहिए हमें जिससे हमारी इस प्रकार की समस्या या बिजली की आपूर्ति निरंतर बनी रहे। ठीक, तो वो कदम क्या क्या होने चाहिए? तो हमें दो चीजों पर काम करना पड़ेगा। एक तो डिमांड एंड सप्लाई को मैच करना पड़ेगा, मतलब जो हमारी डिमांड है उसके मुताबिक हमको सप्लाई करनी पड़ेगी। सप्लाई के लिए डिफरेंट डिफरेंट सोर्स हैं, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, उपयोग, पुनः उपयोगी या उपयोगी जो भी हैं, उन सबको हमें तैयार करना पड़ेगा। ठीक, पहला काम करना पड़ेगा। साथ में हमें ऊर्जा की बचत पर भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ऊर्जा की बचत भी एक आयाम है, एक एस्पेक्ट है, इस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। तो ये दो चीजें हमें करनी पड़ेंगी। प्रोडक्शन भी होना पड़ेगा, ना सिर्फ कोल से, बाकी स्रोतों से भी, उसके लिए R&D करना पड़ेगा, और नए नए तरीके ऊर्जा के स्रोत के वो ढूंढने पड़ेंगे। साथ में इफिशिएंट एनर्जी यूज हो, मतलब ऊर्जा का उपयोग कुशलता से हो, यह भी हमारा प्रयास होना चाहिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इस डिस्कशन से पॉइंट निकले। आई थिंक कि आप मेंस के लिए इसमें काफी चीजें ले पाएंगे। फिर इसी प्रकार का एक और आर्टिकल आया है जो कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल दाम बढ़ रहे हैं। त्योहारों के समय कच्चे तेल दाम बढ़ने से भारत में तेल, गैस, रसोई आदि के दाम बढ़ रहे हैं, और ये हमारी महंगाई को लेकर आएगा, जिससे गरीब लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो यही बातें बोली गई हैं। अमेरिका में नेचुरल गैस 12 साल के हाईएस्ट रेट पर पहुंच गया है। ग्लोबल मार्केट में ईंधन की आपूर्ति कमियों ने सदियों जो आने वाली हैं देशों को कई प्रकार की शंकाओं को जन्म दे दिया है। तेल ने ज्यादा देश ओपेक ने भी प्रश्न बढ़ाया है, लेकिन अभी भी उतना प्रश्न बढ़ नहीं पाया है। तीसरा यह है कि जैसे जैसे मार्केट खोल रहे हैं मांग बढ़ रही है, और लास्ट मैंने कहा कि ओपेक प्लस देश, अर्थात वो देश जो ऑयल प्रोडक्शन करते हैं ओपेक के अलावा, ओपेक तो संगठन है ही जिसका हेडक्वार्टर वियना में है, लेकिन उसके अलावा जो बाकी देश हैं वहां भी हमें उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा ताकि ईंधन के दामों को हम कंट्रोल कर पाए। तो ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स थे। फिर इसी पे बेस्ड एक आर्टिकल है, फिर बड़ी महंगाई चिंता का विषय। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेल के दाम बढ़ रहे हैं, भारत में ये समय त्योहार का है, ठंड का समय भी है, और यदि ये तेल के दाम बढ़ते हैं तो हमारे यहाँ महंगाई बढ़ेगी तो लोगों के लिए बहुत मुश्किलात पैदा कर देगी। आर्टिकल कहता है कि सरकार को इस पर प्रयास करना चाहिए, टैक्स बढ़ाकर सरकार अपनी इनकम बढ़ाए, इसकी लिमिटेशन है कम से कम इस समय जब कोविड-19 फैला हुआ है। तो आर्टिकल कहता है कि हमें इसके अलावा इधर चाहिए जो देश के बाहर धन का पलायन हुआ है। अभी हाल ही में जो पेडोरा की रिपोर्ट आई है इसमें कहा गया कि बड़े लोगों ने बाहर से बाहर इन्वेस्टमेंट की अपने ब्लैक मनी को, तो इनको हम कैसे टैक्स चोरी को इन्हें जोड़ने की कोशिश करी है सरकार के रेवेन्यू बढ़ाने को लेकर। तो ये एक एस्पेक्ट है जो आपको जानना चाहिए। आगे आते हैं कि इस साल का जो
केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिला है वो दो लोगों को मिला है। दो लोग हैं, जर्मनी के बेंजामिन लिस्ट और स्कॉटलैंड के डेविड मैकमिलन। इन दोनों को जो इस बार का नोबेल प्राइज मिला है वो अणुओं को नए प्रकार के विकास डेवलपमेंट के मिला है और इन्होंने इनको डेवलप करने की नई तकनीक डेवलप करी, जिसको बोलते हैं एसिमेटिक। इसमें बेहद सस्ते तरीके से, स्वच्छ तरीके से अणुओं का विकास किया जाता है। तो ये प्रीलिम्स के पॉइंट से पूछ लेता है कि किस देश के क्या हैं, बट एक इंफॉर्मेशन एडिशनल जो हिंदू में दी गई है वो ये है कि इनमें से एक व्यक्ति ऐसा है जो माइग्रेंट है, रिफ्यूजी है। ये आपको पता करना है, मैंने हिंट दी है। और इस प्रकार से रिफ्यूजियों को लेकर जो पूरे वर्ल्ड ओवर बात चल रही है, यहाँ रिफ्यूजी सम्मान जो दिया गया, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो ये एक चीज है। लास्ट आर्टिकल आज का जो आया हुआ है वो ये कहता है, विश्व मौसम विज्ञान संघ ने रिपोर्ट कहती है कि 2050 तक 5 अरब लोग जल संकट से जूझेंगे। ठीक, जल संकट तेजी से बढ़ती हुई समस्या है विश्व भर में, भारत में भी। और यदि इसके लिए सही कदम उठाए गए तो वो दिन दूर नहीं है कि दुनिया में पानी को लेकर एक विश्व युद्ध हो जाए। इस तरह की बातें चलती रही हैं, बोलते रहे लोग कटकला युद्ध जो है पानी को लेकर होगा, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। आर्टिकल ने कहा है कि 2018 में पहले से ही 3.6 अरब लोगों को एक माह तक पर्याप्त पानी नहीं मिल सका और 20 वर्षों में जो पानी हमारा है वो लगातार तेजी से गिर रहा है। लिखा है कि 20 वर्षों में भूमि में जो पानी स्टोर था वो प्रतिवर्ष 1 सेंटीमीटर की गिरावट आ रही है। ठीक, वैसे भी हमारे पृथ्वी पर पीने का जो पानी बहुत कम है, पानी तो बहुत है, नीला गहरा है हमारा, बट ड्रिंकिंग वाटर जो है केवल 0.5% है, वो फ्रेश वाटर ग्रुप में। बढ़ता तापमान, क्षेत्रीय वर्षा में परिवर्तन हो रहा है ग्लोबल, अभी हमने देखा रेनफॉल को लेकर, वर्षा के पैटर्न बदलाव, किसी मौसम बदलाव आ रहे हैं, और फूड सिक्योरिटी भी से प्रभावित हुई है। तो लास्ट आर्टिकल ने कहा है कि पिछले 2000 के बाद से बाढ़ में भी, जो बाढ़ एक फ्लड, एक तेजी से आपदा बढ़ी है, लगभग पिछले 20 सालों में 134% फ्लड के मामले बढ़े हैं। तो क्लाइमेट चेंज, उससे होने वाले बदलाव आदि चिंता का विषय है, इस रिपोर्ट में यह कहा गया। इसको हम किसी भी ऐसे के क्लाइमेट चेंज के ऐसे आदि में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आज का डिस्कशन है। मैंने एक क्वेश्चन आपको मेंस का दिया है और मैंने कोशिश की है कि प्रीलिम्स के लिए आपको आइडिया दें। बाकी इसी प्रकार के डिस्कशन हम और देंगे। आप हमारे ऐप को ज्वाइन करिए, उसमें आपको इस डिस्कशन जुड़े हुए जो प्री और मेंस के क्वेश्चन है उससे जो लिखे हुए मॉडल आंसर हैं वो भी हम प्रोवाइड करेंगे। आई होप कि आज का डिस्कशन आपके लिए बहुत फायदेमंद रहा होगा। धन्यवाद।